एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना फुल टीडीबी का सिलेबस। तो पिछले लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ टॉपिक जो भी हमने पढ़ाया था उसको हम रिमाइंड करा देते हैं आपको। उसके बाद हम लोग आज नया अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो आपके इंसुलेटर्स यूज किए जाते हैं, ये इंसुलेटर्स बेसिकली उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और उन प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ में वो जो इंसुलेटर्स होते हैं उन इंसुलेटर्स के क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, किस मटेरियल के आपके इंसुलेटर्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया था कि आपका जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है, यानी कि जो स्ट्रेन टाइप या सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर्स होते हैं, उन इंसुलेटर्स में क्या होता है कि आपका जो इंसुलेटर्स डिस्क होती हैं, उस इंसुलेटर डिस्क की वजह से क्या होता है, कैपेसिटेंस इफेक्ट देखने को मिलता है। और जो टावर और इंसुलेटिंग के बीच में भी एक कैपेसिटेंस देखने को मिलता है। तो टावर और इंसुलेटर डिस्क के बीच में जो कैपेसिटेंस होता है, तो उस कैपेसिटेंस की वजह से आपका क्या हो जाता है कि जो हर डिस्क के अक्रॉस आपका जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, अनइक्वल हो जाता है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म हो जाता था। ठीक है। तो उस नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज को हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से उस वोल्टेज को इक्वलाइज करेंगे हर डिस्क के अक्रॉस। ठीक है। तो वो चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो कल हम लोगों ने कुछ और डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में, तो वो क्यों अनबैलेंस होता है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज उसी को हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हिसाब से उसको देखते हैं, और ये देखते हैं कि आपका जो वोल्टेज है वो कंडक्टर के पास वाली जो डिस्क होती है, उस कंडक्टर के पास वाले डिस्क में मैक्सिमम वोल्टेज होता है, उसके उस डिस्क के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होता है। तो वो मैक्सिमम वोल्टेज कैसे होता है, कितना वोल्टेज ज़्यादा होता है, किस फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ आज हम लोग एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है। और उस देखेंगे कि इस वोल्टेज लेवल को हम लोग हर डिस्क के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म, उस वोल्टेज को हम लोग किसकी हेल्प से सुधार सकते हैं, किसकी हेल्प से यूनिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज नया अपना टॉपिक। तो जैसा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर हम लोग बात करें, तो पहले हेडिंग आप डालेंगे क्या, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ओवर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। यानी कि क्या बताना है आपको, जैसे आपके सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स क्या होते हैं कि आपके बहुत सारे इंसुलेटर्स को, एक डिस्क वाले इंसुलेटर्स को आप एक मेटल की हेल्प से, एक मेटल लिंक की हेल्प से जब सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो वह आपको क्या बन जाता है, एक पूरा स्ट्रिंग बना लेता है। तो पूरी स्ट्रिंग जो होती है, ठीक है, जो स्ट्रिंग होती है पूरी, वही आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब हर इंसुलेटर के डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज कुछ अलग अलग होता है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के हिसाब से। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग और पढ़ेंगे क्या, आपकी जो स्ट्रिंग इफिशियंसी, आपने सुना होगा स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होती है, और इस स्ट्रिंग इफिशियंसी की हेल्प से ही हम लोग कैसे उस वोल्टेज लेवल को मैनेज करेंगे। ठीक है। क्या क्या मेथड्स होते हैं इसको इम्प्रूव करने के। तो चलिए पहले आप क्या होता है इसमें थोड़ा लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ऐसे हमने बताया था कि आपको ये होता है टावर, और ये आपका टावर से ही कनेक्ट होता है आपका इस तरीके से, ये है क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। ठीक है। और इसी से आपके कनेक्ट होते हैं ये इंसुलेटर डिस्क, इंसुलेटर डिस्क, यानी कि ये इंसुलेटर डिस्क जो होती हैं, यही आपका क्या कहलाता है, ये कंडक्टर होता है, ये क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है, इंसुलेटर डिस्क है, इंसुलेटर डिस्क है। ठीक है। अब ये इंसुलेटर डिस्क देखो
कितनी इंसुलेटेड डिस्क देखने को मिल रही है आपको? 1 2 3, यानी कि 3 इंसुलेटेड डिस्क का यूज करके हमने एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाया। और ये सारे, ये क्या चीज है आपकी? ये आपका है एक मेटल लिंक, एक मेटल लिंक होता है जिसकी हेल्प से हमने क्या किया, सारे इंसुलेटेड डिस्क को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और सीरीज में जब कनेक्ट कर देते हैं तो ये पूरा जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनता है, ये क्या है, कहलाता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर होता है, बेसिकली ये क्या होता है, क्यों इसको सस्पेंशन टाइप बोलते हैं? क्योंकि ये आपके एक तरीके से सस्पेंड किए हुए हैं, लटके हुए हैं आपके क्रॉस आर्म से, ठीक है, इसीलिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बोला जाता है। अब ये पूरा जो आपका डिस्क होता है, पूरी डिस्क, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एक स्ट्रिंग भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हर वोल्टेज, हर डिस्क के अक्रॉस आपका क्या है, कैपेसिटेंस देखने को मिलता है। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। तो देखिए एक डिस्क ये है, तो इसके अक्रॉस हम कैपेसिटेंस बनाते हैं क्या, C। इसका हम नाम दे देते हैं C। ऐसे ही इस इंसुलेटर के डिस्क के की जगह पे कैपेसिटेंस बन जाएगा। और इसके बाद इसके अक्रॉस कितना बनेगा, C हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा कैपेसिटेंस क्या है। और ये कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कोई कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर देखिए, ये क्या होता है, नियरेस्ट, इसके अक्रॉस आपका मैक्सिमम वोल्टेज देखने को मिलता है, क्योंकि कंडक्टर के पास वाली डिस्क यही है, यही डिस्क होगा, तो इसके अक्रॉस सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है। और ये मैक्सिमम वोल्टेज मिलने की वजह से क्या होता है, इस इंसुलेटर डिस्क पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होने से क्या होगा, आपका जो इंसुलेटर डिस्क है वो डैमेज होने का खतरा रहेगा। डैमेज होने का मतलब क्या है, आपका जो डिस्क है वो क्रैक या पंचर होने की कंडीशन में आ सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, हमको वोल्टेज लेवल जो भी है उसको हर डिस्क के अक्रॉस इक्वल रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर इक्वल होगा तो उस केस में जो एक ही डिस्क होगी उस पर पूरा आपका इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस फिर तो सब पे इक्वल इक्वल हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, आपका जो इंसुलेटर्स होते हैं वो सबका वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा, वहां पे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं। ये टावर है मान लिया, ये क्रॉस आर्म है, ये क्या है, क्रॉस आर्म है। और हमने बताया कि आपका जो इंसुलेटेड डिस्क और जो टावर होता है उसके बीच में भी एक कैपेसिटेंस देखने को मिलता है। तो इसको भी हमने नाम दे दिया, एक ये है और एक ये है और एक इसको इस तरीके से बना लिया हमने, ठीक है, ये हमने बना लिया। इसका नाम दे दिया हमने C1, ये भी C1, ये भी C1, ठीक है। और आप हमेशा याद रखेंगे, हमने आपको बताया भी होगा, ये वाला जो कैपेसिटेंस होता है, जो डिस्क के वजह से आपका कैपेसिटेंस बनता है, उसको नाम दिया जाता है क्या, सेल्फ कैपेसिटेंस या सेल्फ कैपेसिटर, या दूसरा नाम आप कह सकते हो म्यूचुअल कैपेसिटेंस, म्यूचुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। और ये जो आपका होता है टावर और डिस्क के बीच में जो इंसुलेटर होता है, उस कैपेसिटेंस को बोला जाता है, उसका नाम क्या होता है, हमेशा याद रखना, उसका नाम होता है शंट कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि इस डिस्क से और इस क्रॉस आर्म से लेकर के, ठीक है, क्या है, इस क्रॉस आर्म से लेकर के इस डिस्क तक इसका वोल्टेज हमने एज्यूम कर लिया V1 है। क्या कर लिया, V1। ऐसे ही यहां से इस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज आपका एज्यूम कर लिया V2, तो ये हमने V2 एज्यूम कर लिया। और इस डिस्क से यहां तक का वोल्टेज हमने एज्यूम कर लिया V3, ठीक है, क्योंकि हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन देखना है। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जो V3 वोल्टेज है ये मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि इस कंडक्टर के अक्रॉस सबसे नियरेस्ट कंडक्टर के पास यही वोल्टेज है V3, तो ये वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए इन सबसे। तो वो किस तरीके से होता है, कितना होता है और किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो चीज हम लोग इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो इतना आप डायग्राम पहले बनाइए, उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, इस सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का एक तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको बना लीजिए, फिर हम लोग इसको करते हैं।
ये हो गया। ठीक है, अब हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे इस डिस्क में जो करंट जा रही है वो I1 जा रही है, और इस डिस्क में आपकी जो करंट जा रही है वो I2 जा रही है, और इस डिस्क में करंट जो जा रही है वो I3 जा रही है। और इस ब्रांच में अगर हमने एज्यूम किया तो ये करंट हमने मान लिया स्मॉल I1, और इसमें हमने एज्यूम कर लिया स्मॉल I2, और इसमें स्मॉल I3। ठीक है, इतना हमने नोटेशन कर लिया। अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से हम लोग करेंगे। और यहाँ पे हमने एक कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया, ये हमारा पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, ये पॉइंट कोई बी हमने एज्यूम किया, और ये पॉइंट हमने कोई एज्यूम कर लिया सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से आप नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, नेटवर्क के सर्किट को सॉल्व करते हैं केसीएल लगा करके, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसमें केसीएल लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग केसीएल लगाएंगे, अप्लाई केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। तो ए पॉइंट ए पे अगर हम लोग केसीएल लगाते हैं, देखिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे आप केसीएल लगाएंगे तो आप जानते हैं केसीएल क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, यही होता है। एट नोड पे क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो देखिए यहाँ से क्या आपका केसीएल जब लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस नोड पे इनकमिंग करंट कितनी है और आउटगोइंग करंट है, इनकमिंग करंट I2 है और आउटगोइंग क्या है, ये है और ये है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे, I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस स्मॉल I1, यही होगा कि नहीं, बताइए। अब इतनी बात आ गई है, अब इसको आप जानते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, यानी कि अगर हम लोग करंट निकालनी हो तो करंट को वोल्टेज के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जिस तरीके से आप करंट को, जैसे कोई रेजिस्टिव सर्किट होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, V/R लिखते हैं करंट को। इसी तरीके से जब आपका कैपेसिटेंस दिया है तो कैपेसिटेंस के केस में आप इसको क्या लिखेंगे, I = V/XC, ऐसे ही लिखोगे कि नहीं। ठीक है, अब इस तरीके से हम जानते हैं जो C होता है ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/ωc लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1/ωc जब हम लिखेंगे तो यहाँ से देखिए करंट की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, B/1/ωc, और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ωc ऊपर चला जाएगा, ωc × B, यानी कि हम कह सकते हैं जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस, कैपेसिटेंस में जो करंट फ्लो होगी वो करंट कितनी होगी, देखिए क्या होगी, I = यहाँ से देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, I = ωcV, यही लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से जब हमने देख लिया ये बेसिक, अब देखिए इस केस में हम देखेंगे कि I2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो I2 करंट आपकी ये है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, V2 × ωc, ωc क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट C, इक्वल्स टू ये क्या है, I1। तो I1 कहाँ करंट फ्लो हो रही है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V1 ωc प्लस I1 क्या है, ये है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज आपका तो यही होगा V1 वाला, है ना। ये देखिए ये क्या एक तरीके से पूरा ग्राउंडेड है, अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वोल्टेज कितना आ जाएगा, V1। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, V1, और ये इसके क्रॉस करंट कितनी है, बताइए क्या हो जाएगा, V1 ωc1, कैपेसिटेंस कितना है इसके क्रॉस, C1, तो V1 ωc1, यही हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा सॉल्व करके क्या आएगा। अच्छा एक चीज और एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जो आपका शंट कैपेसिटेंस होता है, ये जो शंट कैपेसिटेंस होता है ये एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, C1 = K × C। ये आप एजम्पशंस रखिए, एज्यूम करते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो K टाइम्स होती है किसके, इसके, ठीक है, इस कैपेसिटेंस के। ठीक है, तो अब ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ से जब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, V2 ωc = V1 ωc प्लस B1 हो गया, ओमेगा C1 की वैल्यू देखिए यहाँ से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं,
C1 की वैल्यू लिख सकते हैं K और C, यही लिखी जा सकती है। बताइए, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है। देखिए हमने कॉमन जब लिया तो यहाँ से देखिए हमारा V2 और ये ओमेगा C कॉमन आ जाएगा। देखिए ओमेगा C क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ओमेगा C। यहाँ से क्या बचेगा, V1 प्लस V1 K, यही बचेगा। तो यहाँ से ओमेगा C हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारा यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 प्लस V1 K। अब यहाँ से अगर हम लोग V1 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस K, यही वैल्यू आ जाएगी V2। यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज हमने निकाला है, इस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज हमने निकाला है V1। V2 क्या निकलेगा, V1 इंटू 1 प्लस K। ठीक है, तो K क्या है, एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए पहले, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे V3। ठीक है, इसको नोट करिए। तो इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या डालेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, केसीएल हम लगाते हैं पॉइंट बी पर, यानी कि नोड 2 पर। तो नोड 2 पर हम लगाएंगे क्या, केसीएल। केसीएल जब नोड 2 पे लगाएंगे या पॉइंट 2 पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, इसकी अगर हम लोग लिखना चाहे तो केसीएल क्या होगा, I3 इक्वल्स टू इनकमिंग करंट प्लस इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट क्या है, I2 प्लस स्मॉल I2, यही लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। अब क्या करेंगे, हम I3 की अगर वैल्यू लिखना चाहें तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V3, जो भी आपका वोल्टेज होगा I3 के अक्रॉस क्या है, V3, I3 के अक्रॉस क्या हो जाएगा वोल्टेज, V3 ओमेगा C, यही लिखा जाएगा। I2 की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो ये I2 है। अब ये I2 करंट देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज टोटल है वो कितना वोल्टेज होगा, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे फिर, I2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V2 ओमेगा C। ठीक है, V2 ओमेगा C प्लस I2, ये वैल्यू देखिए यहाँ से इसको अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा वोल्टेज कितना है, V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 और टोटल इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा C1, यही होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए अब हम जानते हैं कि C1 की वैल्यू हमारी क्या होती है, K टाइम्स होती है C के, यानी कि जो शंट कैपेसिटेंस होता है वो सेल्फ कैपेसिटेंस के इनटू होता है K टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे रखेंगे तो यहाँ से देखिए सॉल्व होके क्या आएगा, V3 ओमेगा C, V2 ओमेगा C प्लस V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C1 की जगह पे क्या हो जाएगा, K C। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, V3 ओमेगा C, V3, यहाँ से देखिए ओमेगा C कॉमन आ जाएगा, ओमेगा C कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, V2 प्लस ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 इंटू K, यही होगा कि नहीं। अब यहाँ से ओमेगा C कैंसिल, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 प्लस V1, यहाँ से K की मल्टीप्लाई कर देते हैं, V1 के प्लस V2 के, यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो और जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए V2 और V2 के कॉमन ले लेते हैं, तो ये जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस K और प्लस V1 K, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, V3। अब देखिए हमने V3 की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन V3 की वैल्यू हमको किसके टर्म में निकालना है, V1 के टर्म में निकालना है। तो V1 के टर्म में निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, जो V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू हम निकाले हैं, इस V2 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे V2 की जगह पे। तो V2 की जगह पे ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा देखिए क्या सॉल्यूशन आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो देखिए क्या करेंगे, इस B3 को सॉल्व और करते हैं। B3 B2 की जगह पे देखो, B2 की जगह पे ये वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाली देखो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे B2 की जगह पे क्या हो जाएगा, B2 की जगह पे हो गया B1 1 प्लस के, ठीक है, इंटू ये है पहले से ही 1 प्लस के प्लस V1 के। यहाँ से और सॉल्व करेंगे B3 इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो B1 और ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस के, ये क्या हो जाएगा, के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस B1 के, ठीक है। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k, 1 प्लस के का होल स्क्वायर खोल देंगे प्लस यहाँ पे जब और इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये B1 के हो जाएगा। देखिए इतना सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद हमारा क्या आ जाएगा B1 के, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए B1 का अगर मल्टीप्लाई यहाँ से कर देते हैं तो B1 के स्क्वायर प्लस 2k V1 प्लस V1 के, यहाँ से अगर हम लोग क्या कर देते हैं V1 को कॉमन ले लेते हैं, देखिए सारे B1 में आ रहा है तो B1 कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2k प्लस k, यही हो जाएगा। अब यहाँ से जब और सॉल्व इसको करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा B1 और ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1k, ये क्या हो जाएगा 3k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से जब देखिए हमारा क्या निकल के आया, B3 की वैल्यू हमारी निकल के आई B1 ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, इसको हम क्या डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से हमने क्या B1 B2 B3 की वैल्यू निकाल ली। अब हमको निकालना है कि ये टोटल वोल्टेज कितना है, तो ये टोटल वोल्टेज यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज बिटवीन कितने, किसके किसके बीच में, आर्मेचर कंडक्टर एंड अर्थ या टावर, अर्थ या टावर। तो यहां से जब टोटल वोल्टेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, B1 प्लस B2 प्लस B3, यही होगा, ठीक है। अब यहां से हमको पता है कि टोटल वोल्टेज निकालना है तो B1 है प्लस B2 की वैल्यू हमने निकाली क्या B1 प्लस 1 के, तो यहां से वैल्यू पुट करिए B1 1 प्लस के प्लस B3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी V1 के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी B1 प्लस B1 प्लस B1 के प्लस B1 के स्क्वायर प्लस B1 3k प्लस B1, यही आएगा, ठीक है। यहाँ से जब और सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से B इक्वल टू, यहाँ से B1 अगर कॉमन ले लेते हैं सब में से तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ 1 प्लस k प्लस k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, यही होगा। अब यहाँ से देखिए B इक्वल टू 1 1 1, यानी ये क्या हो जाएगा 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या k और 3k कितना हो जाएगा 4k प्लस k स्क्वायर, और ये यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा टोटल वोल्टेज, देखिए हमारा कितना निकल के आया, क्रॉस आर्म से लेकर के उसके कंडक्टर के बीच में जो भी आपका वोल्टेज निकल के आया, टोटल वोल्टेज कितना निकल गया है, इतना निकल के आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने क्या निकाला B1 B2 B3 की वैल्यू निकाली और टोटल वोल्टेज की वैल्यू निकाल ली हमने क्रॉस आर्म से लेकर के कंडक्टर के बीच में। अब हम लोग निकालते हैं कि जो वोल्टेज है आपका V1, ठीक है, तीनों इक्वेशन से जो हमने वोल्टेज निकाला है उनका अगर अलग अलग वोल्टेज निकाला जाए V1 उसके टर्म में, तो देखिए क्या होगा, वोल्टेज ऐसे निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों से आपने जो भी इक्वेशन हमने बनाई थी तीनों का यूज करके हम निकाल सकते हैं B1। तो B1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी B अपॉन 1 प्लस के, आप देखिएगा उसको सॉल्व करिए तो यहाँ से ये क्या निकल गया, B1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 1 प्लस 3k हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा V3, ये क्या हो जाएगा V2, ये क्या हो जाएगा V2 V3 1 प्लस 3k प्लस
प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा b, टोटल b इक्वल टू, यहाँ से अब जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए b1 की वैल्यू निकल के आएगी b1 3 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर। तो सभी इक्वेशन से आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं वोल्टेज की, ठीक है। तो ये आपके वोल्टेज की वैल्यू निकल जाएगी सबके रिलेशन से। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपके वोल्टेज हैं, तो ये वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बेसिकली आपके वोल्टेज डिपेंड कर रहे हैं इस कांस्टेंट्स पे, कांस्टेंट वैल्यू पे। तो ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आपकी डिजाइन की जाती है, तो उस केस में एक फिक्स वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो उसमें ये वैल्यू आपको दे दी जाती है, तो उस केस में आपको बताना होता है कि आपके किसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो जी आपके ये सारे फॉर्मूले निकले, इन्हीं के हिसाब से आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जैसे के की वैल्यू हमने एज्यूम की, जैसे हमने अगर यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं कि लगभग एज्यूम करते हैं कि के की वैल्यू सपोज करिए क्या है, एज्यूम के की वैल्यू है 0.2, हमने एज्यूम किया। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि B1, B2, B3 की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो B1 वोल्टेज क्या है, वोल्टेज अक्रॉस टॉप यूनिट, यानी कि टॉप यूनिट के B1 का वोल्टेज ये है ना, तो ये टॉप यूनिट है। टॉप यूनिट का मतलब ऊपर वाली डिस्क का वोल्टेज है। इस डिस्क का वोल्टेज कितना होगा और इस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो वो चीज हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि B1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो B1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप बताइए। B1 की वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ से देखिए B1 की वैल्यू यहाँ से देखिए B/3 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर, यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा एक। ऐसे ही अगर आपको निकालना है, अगर B1 की वोल्टेज रखा है तो वहां से आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछता है, के की वैल्यू दे दी जाती है और वहां से आपसे पूछता है कि वोल्टेज बताना है कि वोल्टेज अक्रॉस टॉप यूनिट का कितना है, वोल्टेज अक्रॉस सेकंड यूनिट का कितना है और वोल्टेज अक्रॉस थर्ड यूनिट का कितना है या थर्ड डिस्क का कितना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहला कि वोल्टेज अक्रॉस क्या निकालेंगे, वोल्टेज अक्रॉस टॉप यूनिट या डिस्क। टॉप यूनिट क्या है आपकी ये है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 इक्वल टू क्या होता है B/1 प्लस, यही लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखना चाहें तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकलेगी, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसे ही लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4k प्लस के स्क्वायर, तो यहाँ से B1 की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही आपको पूछा जाए क्वेश्चन में क्या, वोल्टेज बताना है सेकंड डिस्क का, तो वोल्टेज अक्रॉस सेकंड डिस्क कितना है B2, तो B2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए B2 की वैल्यू जब निकालोगे इस रिलेशन से, तो B2 की वैल्यू कोई भी आपकी वैल्यू दी हो B, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे B1 इंटू 1 प्लस के, यही वैल्यू निकलेगी। देखिए इसको हम अगर लेंगे, जो भी वैल्यू आपको पूछा जाए तो इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो। B3 की वैल्यू पूछी जाए, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस थर्ड डिस्क के पूछी जाए तो B3 क्या हो जाएगा, B3 देखिए B1 B3 की वैल्यू पूछी गई है तो B1 1 प्लस 3k प्लस के स्क्वायर, यही वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं। अब यहाँ से अगर आपको k की वैल्यू दी गई तो सब में k की वैल्यू पुट करते हैं, और k की वैल्यू जब पुट करते हैं तो B1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर कितनी आएगी, आप सॉल्व करिएगा इसको। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगी 1.2 B1 के क्रॉस टाइम्स, ऐसे ये यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो B2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो B2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, B2 की वैल्यू निकल के आएगी 1.6 B1, ठीक है। और B3 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो B3 की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जैसे जैसे आप क्या करते हैं नीचे जाते हैं, यानी कि इस
क्रॉस आर्म से नीचे जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो देखिए पहले का वोल्टेज क्या है 1.25 पहले स्ट्रिंग के क्रॉस, पहले डिस्क के क्रॉस, जैसे नीचे गए तो ये पॉइंट बढ़ गया, और जब V3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये और बढ़ा हुआ वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला डिस्क होता है, लास्ट वाला डिस्क जो होता है कंडक्टर के पास वाला, वहां पे मैक्सिमम वोल्टेज होता है। तो ये वोल्टेज आपका हर डिस्क के अक्रॉस अनइक्वल होता है। अनइक्वल का मतलब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो इस वोल्टेज का या पोटेंशियल का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो वोल्टेज है नॉन यूनिफॉर्म है, इस वोल्टेज को किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से इक्वल कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमारा ये वोल्टेज अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पोटेंशियल हर डिस्क के अक्रॉस, तो ये वोल्टेज कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिंग इफिशियंसी, यानी कि हर स्ट्रिंग के केस में हम लोग देखेंगे कि कितनी इफिशियंसी होनी चाहिए। अगर इफिशियंसी अच्छी होती है, स्ट्रिंग इफिशियंसी अच्छी होती है, तो वहां से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका कितना वोल्टेज किसके क्रॉस आपका वोल्टेज इक्वल है कि नहीं है। कितना वोल्टेज, जितनी ज्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी होगी स्ट्रिंग इफिशियंसी होगी। ठीक है, जितनी स्ट्रिंग इफिशियंसी अच्छी होगी उतना ही आपका वोल्टेज नॉन यूनिफॉर्म कम होगा, और हम कह सकते हैं यहाँ इक्वल होने की पोजीशन में होगा। तो जैसे पढ़ लेते हैं, पहला हम लोग स्ट्रिंग इफिशियंसी, हेडिंग डालिए स्ट्रिंग इफिशियंसी, यानी कि जो स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या मेजर करती है, जो भी आपकी स्ट्रिंग्स या डिस्क या मटेरियल यूज किया गया उसकी कितनी इफिशियंसी है। ठीक है, तो ये क्वालिटी को मेजर करता है, उसकी इफिशियंसी को मेजर करता है। ठीक है, तो यहां से देखिए स्ट्रिंग इफिशियंसी का एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है हम लोग देखते हैं। स्ट्रिंग इफिशियंसी, स्ट्रिंग इफिशियंसी इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग, यानी कि टोटल वोल्टेज यहां से यहां तक का पूरा वोल्टेज, कितना वोल्टेज है टोटल, मान लिया V, टोटल वोल्टेज क्या होगा V, V1 प्लस V2 V प्लस V3 यही होगा। तो ये एफिशिएंसी होती है वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग, यानी पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग अपॉन, अपॉन क्या होता है N इंटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर डिस्क, क्या होता है वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर डिस्क, कंडक्टर डिस्क। ठीक है, तो ये आपका होता है स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला, यानी कि यहां से आप डायरेक्टली आपके स्ट्रिंग इफिशियंसी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो वहां से आपको क्या क्या दे दिया जाएगा, आपको वोल्टेज दे दिया जाएगा पूरे स्ट्रिंग का, पूरे होल स्ट्रिंग का वोल्टेज दे दिया जाएगा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में। और आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इफिशियंसी पूछ सकता है, आपको वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछ सकता है कितना आएगा। तो यहां से देखिए, जहां फॉर्मूला में हमने देखा है कि एन क्या है, एन आपका क्या होता है नंबर ऑफ डिस्क होता है, कि कितनी आपने डिस्क यूज की है। जैसे इसमें अगर बात करें तो नंबर ऑफ डिस्क कितनी है 1 2 3, तो नंबर ऑफ डिस्क कितनी है 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम पे लिख लेंगे, लिखिए क्या होगा नंबर ऑफ डिस्क, एन क्या है नंबर ऑफ डिस्क, और यूनिट, यूनिट नाम भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ डिस्क या यूनिट इन स्ट्रिंग टू द कंडक्टर। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ डिस्क होता है, इतना आप याद रखिए। तो एन क्या है, ये है, यहां से स्ट्रिंग इफिशियंसी है। अब यहां से देखिए, जब स्ट्रिंग इफिशियंसी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका क्या होगा, अगर स्ट्रिंग इफिशियंसी हाई होगी तो उस केस में आपका जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म ज्यादा होगा, मोर यूनिफॉर्म। ठीक है, जितना स्ट्रिंग इफिशियंसी होगा। लेकिन आइडियल के केस में बात करें तो आइडियल के केस में आप जानते हो, आइडियल के केस में इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, आइडियल के केस में इफिशियंसी होगी 100%। और 100% का मतलब ये होता है कि अगर इफिशियंसी आपकी 100% है, स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% है, तो इसका मतलब है कि हर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ये 100% क्या हो जाएगा,
यूनिफॉर्म होगा, यानी कि इक्वल होगा, इज इक्वल इन ईच स्ट्रिंग, प्रत्येक स्ट्रिंग पे या प्रत्येक डिस्क या यूनिट के क्रॉस। तो जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी उतना ही वोल्टेज इक्वल होने की कंडीशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम लोग निकाल सकते हैं जब हमको क्वेश्चन में दिया गया हो। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझिए कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होती है वो ये डिसाइड करती है, ये बताती है कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्ट्रिंग के अक्रॉस कैसा है, कितना वोल्टेज इक्वल है उसके स्ट्रिंग के अक्रॉस। ठीक है, तो इसी से डिसाइड किया जाता है आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी से ही कि आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका अनइक्वल होता है तो इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे क्रॉस आर्म होता है, क्रॉस आर्म के लेंथ को बेसिस पे घटाना बढ़ाना उसकी बेसिस पे देख लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं 4-5 मेथड होते हैं, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है और स्ट्रिंग एफिशिएंसी से ही ये पता लगता है कि आपका हर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है। ठीक है, जितनी अच्छी स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी उतना ही आपका वोल्टेज यूनिफॉर्म होगा हर डिस्क के अक्रॉस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी में जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी, तो सबसे पहले स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछा जाएगा तो क्या है इसका फॉर्मूला, वो लिख लेंगे। क्या है, वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग, पूरे स्ट्रिंग का जो भी है होल स्ट्रिंग अपॉन एन इंटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर डिस्क। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है ये वोल्टेज, हम जानते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज होता है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर डिस्क। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है लास्ट वाले कंडक्टर के पास, तो मैक्सिमम वोल्टेज होगा तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होगा, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होगा तो उस केस में क्या होगा आपका मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल डैमेज नहीं, आप इस तरीके से लिखिए, इंसुलेटर डिस्क पंचर हो सकती है, पंचर, या डिस्ट्रॉय हो सकती है, डिस्ट्रॉय, और या डैम हम लिख सकते हैं डैमेज हो सकती है, क्रैक लिख लो, क्रैक्स आ सकते हैं, जिससे क्या होगा आपकी इंसुलेटर डिस्क होने का भी या डैमेज होने का भी खतरा रहता है, डैमेज डिस्क। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना बहुत जरूरी होता है। तो आगे लिख लिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो मस्ट बी इक्वलाइज, सो मस्ट बी इक्वलाइज द वोल्टेज across each disk, ठीक है, हर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज को इक्वल करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए कि स्ट्रिंग इफिशियंसी अगर ग्रेटर होगी तो यहां से लिखिए स्ट्रिंग इफिशियंसी इज ग्रेटर स्ट्रिंग इफिशियंसी ग्रेटर मोर यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लिख लेंगे इसमें आगे। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट
important factor which decides, जो क्या डिसाइड करती है, decides the uniform voltage distribution across each disk, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट और लिखेंगे, आइडियल हम क्या मान लेते हैं, आइडियली स्ट्रिंग इफिशियंसी इज 100%। और 100% का मतलब क्या है कि आपका जो वोल्टेज है, यानी कि वोल्टेज जो होता है हर डिस्क के अक्रॉस एग्जैक्टली सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं दैट इज, यहाँ पे क्या है, दैट इज ब्रैकेट में लिखेंगे वोल्टेज एग्जैक्टली सेम इन ईच डिस्क। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। लेकिन आइडियल के केस में हम लोग मानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी आइडियल तो आइडियल है, आइडियल का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि आइडियल तो एक बेस है। आइडियल क्या है, एक बेस है जिससे हम देखते हैं उस बेस के हिसाब से कितना आपका इफिशियंसी, या कोई भी आइडियल मान लेते हैं। आइडियल कोई चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये पूरा स्ट्रिंग एफिशिएंसी खत्म हो जाता है आपका। इतने पॉइंट आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी में, ठीक है। तो यहां से आज क्या करते हैं हम लोग, बस आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश किया करिए, जिससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।